प्राइवेट कंपनियां झूठ बोल के आदिवासियों की जमीन में घुसती गईं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। कोर्ट के ऑर्डर से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धोखे से इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी, लड़ने वाले आदमियों की लाइन से नसबंदी करा दी। नक्सलवाद नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि नक्सलबाड़ी गांव के अंदर हुआ ये। विमल किसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी वजह से जो नक्सलवाद है, पुलिसी अंदाज में इससे पूछा गया तो इसने चारू मजूमदार का एड्रेस बता के कहा। कांग्रेस ने कोर्ट में पहुंच के जब एफिडेविट सबमिट किया तो उससे हुआ ये, पीएम इंदिरा गांधी जी ने जब इनकी नकेल कसी, बीड़ी का जो पत्ता था उसका 4 रुपए की जगह जब 25 रुपए मिलने लगा। दलित और पिछड़ी जातियों को सिर्फ एनकाउंटर और बंदूक चलाने के लिए रखा है क्या? देखिए 18 से 19 सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम पे इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। मतलब कि हाथ की बजाय इंडस्ट्रीज लगा के मशीनों से मास प्रोडक्शन हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो इस टाइम पे लोग गांव से निकलकर एज लेबर सिटीज में काम करने पहुंच रहे थे। और जब ये लेबर्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने लगे तो एज सच कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क तो था नहीं। तो इन फैक्ट्रीज के जो ओनर्स थे, इन्होंने गरीब वर्किंग क्लास का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया। कम पैसे में 14-14, 15-15 घंटे काम करवाए। इन फैक्ट्रीज के ओनर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे कि जो लॉस थे वो भी इनको फेवर करते थे। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1848 में जर्मनी का एक फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट था जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जब सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंस देखा तो उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसको उसने 21 फरवरी 1848 को ऑफिशियली पब्लिश किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ये सब जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है ये फेयर नहीं है। सोसाइटी अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास फैक्ट्री, पैसा, पावर, रिसोर्सेज सब पे कब्जा हो चुका है। इनको कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट या रूलिंग क्लास कहा। और फिर कहा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिन रात अमीरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं और इनके पास रिसोर्सेज और पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। इनको कार्ल मार्क्स ने बोला वर्किंग क्लास, लेबर। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर कार्ल मार्क्स ने इसका सॉल्यूशन भी दिया। उसने कहा कि देखो, जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा। गरीब गरीबी के अंदर से तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। और फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर इस सिस्टम को बदलना है तो क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी जिसमें किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारे रिसोर्सेज और प्रॉफिट पे सबका बराबर का हक होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और बोली जो अभी आगे चल के नक्सलिज्म का बेस बनेगी। उन्होंने कहा कि ये जो अमीर है इन सारी पावर और रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठा है, ये अपनी पावर और रिसोर्सेज जो है इनको पीसफुल तरीके से कभी नहीं देगा। इसलिए गरीबों और वर्किंग क्लास जो है इनको वायलेंस भी करना पड़ सकता है। अब 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, इसको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया और इस पूरी आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म बोला गया। और यहीं से लाल रंग, जो खून का रंग होता है, उसे कम्युनिज्म के सिंबल से जोड़ा गया। आपने कई जगह पे लोगों को लाल सलाम बोलते हुए सुना होगा, कहीं कहीं पे आपने रेड कॉरिडोर सुना होगा। अब जब कार्ल मार्क्स ने इस पूरे एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया तो पहले क्या था कि लोग एक्सप्लॉयटेशन तो झेल रहे थे, लेकिन उनके पास उस चीज को समझाने का या एक्सप्रेस करने का कोई क्लियर तरीका नहीं था। कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी यानी कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी ये जब लोगों तक पहुंची तो उससे हुआ ये कि लोगों को एक फ्रेमवर्क मिला जिसमें उनको समझ में आया कि गरीब होना उनकी गलती नहीं है, बल्कि ये जो पूरा सिस्टम है ये खराब है, इसकी वजह से ये लोग गरीब हैं। देखिए जितनी भी चीज मैं अभी बता रहा हूं आप थोड़ा सा वेट करिएगा, अब ये सारी चीजें नक्सलिज्म से रिलेट करेंगी। तो अब इसके बाद होता क्या है कि 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोला गया। और सेम टाइम पे यूरोप के अंदर लोग इक्वालिटी को लेकर प्रोटेस्ट वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद 24 फरवरी 1848 को फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए। इसके नेक्स्ट मंथ मार्च 1848 में और प्रोटेस्ट हुए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन जगहों पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक भी चीजें कंट्रोल में थी। लेकिन इसके लगभग 70 साल बाद यानी कि ईयर 1917 में आज का जो रशिया है, उस समय वहां पे रशियन एम्पायर होता था, तो वहां पे एक फेमस लीडर था जिसका नाम आपने सुना होगा, व्लादिमीर लेनिन। इसने कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी उसको बेस बनाया और वहां पे जो वर्कर्स और छोटे किसान थे उनको अपने साथ जोड़ा और वहां का जो राजा था उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और ये रिवॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया कि राजा को इनके आगे झुकना पड़ा और पहली बार दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करके व्लादिमीर लेनिन ने रशियन एम्पायर में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी। और फिर आगे चल के ईयर 1922 में
यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन बना। अब जब यूएसएसआर में इतना बड़ा इवेंट हुआ, सब ने मिलकर राजा को हटा दिया, तो वहीं इंडिया में बैठे जो ब्रिटिशर्स थे इस पूरे ये जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था इसको लेके कॉन्शियस हो गए। उनको लगने लगा जैसे यूएसएसआर में गरीब और किसानों ने इकट्ठा होकर राजा को पावर से हटा दिया, कहीं इंडिया में भी ये सारी चीजें ना शुरू हो जाएं, क्योंकि इंडिया के अंदर गरीब और किसानों का जो नंबर था वो और ज्यादा था। तो अब यहां से ब्रिटिशर्स कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो छोटी छोटी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं इनको कैसे भी करके रोका जाए। ब्रिटिशर्स काफी स्टेप लेते हैं इस चीज को लेकर, लेकिन उसके बाद भी अगले जो 2 साल थे उसमें कार्ल मार्क्स की ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके फॉलोअर्स इंडिया में धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। और फिर इसके बाद डेट आती है 17 अक्टूबर 1920, और इस दिन क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक थिंकर था एमएन रॉय। ये कार्ल मार्क्स की लिटरेचर वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ता था। यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी कांटेक्ट में आया था। ये क्या करता है, अपने साथ कुछ लोगों को लेके इंडिया से सीक्रेटली यूएसएसआर चला जाता है, और यूएसएसआर के ताशकंद के अंदर ही ये लोग मीटिंग वगैरह करते हैं और वहीं पे प्लान वगैरह बनाते हैं, और वहीं से यानी कि यूएसएसआर में बैठे बैठे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई लॉन्च कर देते हैं। और इस पार्टी को लॉन्च करने के बाद यूएसएसआर में ये जो एमएन रॉय था इसने अपने साथ जो शौकत उस्मानी, अबानी मुखर्जी इनको जो लेके आया था, इनको ट्रेनिंग वगैरह कराई और उसके बाद वापस इंडिया भेज दिया। और इंडिया में वापस पहुंच के लोग क्या करते हैं कि इन्होंने अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट सेल्स बनाए, पैम्पलेट बांटे, कम्युनिस्ट लिटरेचर जो था वो इंडियन लोगों को दिया और उनको समझाया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कैसे कम्युनिज्म ही उनको बचा सकता है। और ईयर 1924 आते आते इन्होंने अपने साथ इंडिया के जो ट्रेड यूनियन थे, वर्कर्स, किसान, इन सबको जोड़ के बॉम्बे, कानपुर, बंगाल और मद्रास में कम्युनिज्म का एक ठीक ठाक बेस बना लिया। और फिर इसके जस्ट अगले साल 26 दिसंबर 1925 को ये लोग यूपी में इकट्ठा होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसे कानपुर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। यहाँ पे एस.ए. धांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, ये सब मिलके सीपीआई को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं। इससे पहले जो लॉन्च किया था वो इंडिया के बाहर किया था। अब ये जो सीपीआई का अंडरग्राउंड सपोर्ट बढ़ रहा था और ये लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत तेजी से कर रहे थे, इससे ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनका साफ कहना था कि जो सारी चीजें इंडिया में कम्युनिज्म के नाम पे हो रही हैं ये यूएसएसआर करा रहा है ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर से बाहर करने के लिए। तो कुछ दिन तक तो ब्रिटिशर्स देखते हैं सारी चीजें, और जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो ब्रिटिशर्स बैक टू बैक सीपीआई के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 121A आईपीसी के तहत मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चलाया इन्होंने, और ऐसे ही 1-2 और स्टेप्स लिए। और उसके बाद भी जब ये लोग नहीं माने तो ईयर 1934 में ब्रिटिशर्स ने सीपीआई पार्टी और इनके मेंबर्स के ऊपर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और यूएसएसआर के साथ मिलकर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी चलाने के चलते सीपीआई को ऑफिशियली बैन कर दिया इंडिया में, और सीपीआई की मेंबरशिप तक लेना इलीगल कर दिया। अब जब ये बैन पड़ता है सीपीआई के ऊपर तो सीपीआई के जो मेंबर थे, जो बचे हुए थे, इन्होंने सीक्रेटली अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। और ये लोग ट्राई करते थे कि जब भी कहीं कोई फार्मर्स या लेबर्स का कहीं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वगैरह हो तो उस प्रोटेस्ट में जाके ही सीपीआई के लोग जुड़ जाते थे और वहां से जाके अपना ये काम करते थे। अब सेम टाइम पे क्या था कि इंडिया के अंदर जमींदार सिस्टम चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जमींदारों को लैंड की फुल ओनरशिप दे दी थी, और जमींदार क्या करते थे, उस लैंड को गरीब किसानों को लीज पे काम करने के लिए देते थे, और जो फसल प्रोड्यूस होती थी उसमें से 50% जमींदार ले जाते थे और उस 50% का 90% ब्रिटिशर्स ले लेते थे। गरीब किसान जो एक्चुअल में पूरा काम कर रहा था उसके पास कुछ भी नहीं बचता था, और किसान इस चीज से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि सारी की सारी मेहनत हम कर रहे हैं, लागत भी हमारी है, असली मुनाफा जो है वो जमींदारों और अंग्रेजों का हो रहा है। और ये जो जमींदारी सिस्टम वाली जो पूरी सिचुएशन थी इंडिया के अंदर जिसमें किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ये सिचुएशन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि इंडिया के अंदर सीपीआई की जो लीडरशिप थी उनके लिए एक बड़ा रिवोल्ट करके कम्युनिज्म को इंडिया में लाने के लिए एकदम सूट कर रही थी। तो सीपीआई के लोग क्या करते हैं, किसानों के साथ मिलके इस जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाने लगते हैं। लेकिन असली गेम शुरू होता है ईयर 1946 में। होता क्या है कि प्रिंसली स्टेट हैदराबाद के अंदर जो तेलंगाना रीजन था, वहां के जो गरीब किसान थे हैदराबाद के निजाम से परेशान होकर बगावत करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम खेती कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फायदा नहीं हो रहा है। और इसी टाइम पे सीपीआई के जो लीडर वगैरह थे वो भी इन किसानों को सपोर्ट कर देते हैं। कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं बैक टू बैक, लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था वो बिल्कुल मानता नहीं है। अब जब निजाम मानता नहीं है तो सीपीआई के लीडर और उस एरिया के जो किसान थे, करीब 5000 से ज्यादा लोग थे, ये एक साथ इकट्ठा होकर एक आर्मी बना लेते हैं। और आर्मी बनाने के बाद जितने भी उस एरिया में जमींदार थे इनकी हवेलियों पे हमला कर देते हैं, लैंड रिकॉर्ड चला देते हैं, और ऐसे कर करके प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के अंदर जो 3000 छोटे छोटे विलेज थे जिसमें करीब 30 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, ये पूरा एरिया सीपीआई के कंट्रोल में आ जाता। ये जो पूरा एरिया आप रेड में मैप के ऊपर देख रहे हो, वारंगल, नालगोंडा, करीमनगर और आसपास के गांव, सब सीपीआई के कंट्रोल में आ गया था। और सीपीआई क्या करता है, इस एरिया की जो
4 लाख हेक्टर जमीन जो थी वो गरीब किसानों में बांट देते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे इस टाइम पे, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे, निजाम क्यों नहीं रोक पाया? तो देखिए, ईयर 1946 में ब्रिटिशर्स जाने वाले थे इंडिया से, उनको कोई मतलब नहीं था इन सारी चीजों से, और निजाम की जो फोर्सेस थी ये सीपीआई वाले और किसान वाले मिलकर जो छुप छुप के गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे और अटैक करके जो भाग जाते थे, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा था उनके पास। इस वजह से इस एरिया के ऊपर सीपीआई का कंट्रोल आ गया था। अब एक तरफ इतनी बड़ी चीज कर दी सीपीआई ने हैदराबाद के अंदर, वहीं सेम टाइम पे हैदराबाद के इधर नॉर्थ बंगाल में दिनाजपुर, मालदा, रागपुर, अभी ये सारा एरिया बांग्लादेश के अंदर आ गया। तो सीपीआई ने क्या कर रखा था कि किसानों के राइट्स और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में एक ऑल इंडिया किसान सभा बना रखी थी। तो हैदराबाद के एरिया में जब सीपीआई को सक्सेस मिलती है तो सेम टाइम पे सीपीआई की ऑल इंडिया किसान सभा क्या करती है, किसानों को अपने साथ मिला के एक बड़े स्केल पे तिभागा मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। तिभागा मतलब 3 भाग, 3 पार्ट। इसमें इन्होंने डिमांड की कि ये जो फसल प्रोड्यूस हो रही है इसके 3 भाग करो, यानी कि 3 पार्ट करो। 1 पार्ट जमींदार को दो और 2 पार्ट जो असली मेहनत कर रहा है गरीब किसान उसको मिलना चाहिए। तो इसको इन्होंने तिभागा मूवमेंट बना के रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। अब ये जो तिभागा मूवमेंट था इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लगती है, लोग जुड़ने लगते हैं इससे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल जाती है और पार्टीशन के टाइम पे बंगाल का भी पार्टीशन होता है। उसका एक पार्ट जो होता है वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है, यानी कि आज का बांग्लादेश। तो मोस्टली एरिया जहाँ पे तिभागा मूवमेंट चल रहा था, जहाँ सक्सेस मिल रही थी, वो आधा ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता है, आधा इंडिया में रह जाता है। तो ये जो मूवमेंट थी ये भी रुक जाती है आज़ादी के बाद। अब इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पावर में आती है और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी सीपीआई कहता है ये जो आजादी हमें मिली है ये पूरी आजादी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट भी अलग नहीं है, ये भी जमींदारों और कैपिटलिस्टों की सरकार है। और फिर इसके बाद सीपीआई रुकता नहीं है, नेक्स्ट ईयर ही सीपीआई ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देता है। इसका नाम देता है रिवॉल्यूशन नाउ, तुरंत क्रांति, और आर्म्ड रिवॉल्यूशन शुरू कर देता है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी टाइम पे सीपीआई के अंदर 2 यंग मेंबर थे, चारू मजूमदार और कोंडापल्ली सीतारमैया। ये पहले स्टूडेंट थे, फिर इन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर सीपीआई को ज्वाइन कर लिया था और बहुत ही कम टाइम में ये लोग फेमस हो रहे थे और सीपीआई को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, अभी आगे चल के यही दोनों इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, नक्सलवाद को एस्टैब्लिश करेंगे। अब इधर इंडिया में तो ये सारी चीजें चल रही थी और सेम टाइम पे इंडिया के बगल में जो इंडिया का पड़ोसी था चाइना, वहां भी सेम इंडिया जैसी दिक्कत ही चल रही थी। वहां भी फैक्ट्रीज ज्यादा नहीं थी, वहां की इकोनॉमी भी फार्मिंग पे बेस्ड थी और वहां भी किसान नंबर्स में ज्यादा थे और जमींदारी सिस्टम था। थोड़े से अमीर लोगों के पास बहुत सारी लैंड थी वहां पे भी। तो चाइना में क्या होता है कि एक कम्युनिस्ट लीडर था माओ जेडोंग, उसने अपने साथ सारे गरीब किसान इकट्ठे किए और उनकी एक गुरिल्ला स्टाइल आर्मी बनाई। पहले ये लोग विलेज के अंदर गए, वहां हमला किया, वहां पे कब्जा किया, फिर सिटीज पे कब्जा किया और 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी। Mao Zedong stood atop Tiananmen Gate in Peking and declared the birth of the People's Republic of China, marking a profound shift in the nation's history. इस पूरे रिवॉल्यूशन में 1 मिलियन से ज्यादा जमींदारों का कत्लेआम हुआ, मास रीलोकेशन हुआ, भूखमरी फैली। अब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे भी हुआ। इंडिया की जो सीपीआई थी वो भी सेम चीज प्लान करने लगी और आपस में इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि इंडिया की सिचुएशन चाइना की तरह ही थी। माओ जेडोंग ने तो चाइना में जो किया सेम चीज हम इंडिया में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमें भी किसानों की गुरिल्ला आर्मी बनानी होगी, पहले रूरल एरिया को टारगेट करना होगा और फिर उसके बाद सिटीज को कब्जे में ले लेंगे। अब चाइना में जो हुआ वहां से सिर्फ सीपीआई हरकत में नहीं आई, इंडियन गवर्नमेंट भी हरकत में आई। उन्होंने तुरंत ये चीज अनाउंस कर दी कि हम किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, जमींदारी सिस्टम खत्म करेंगे, जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेके गरीब किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये अनाउंसमेंट करने के तुरंत बाद एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी बनाई गई जिसको टास्क दिया गया कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करो। और बिना टाइम वेस्ट किए 9 जुलाई 1949 को एज पर प्लान एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। अब इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें सजेस्ट करी, जैसे जमींदारी सिस्टम को ऑफिशियली खत्म करने को कहा गया। इसमें यह भी बोला गया कि जो खेती करेगा उसी की जमीन हो, एक आदमी कितनी लैंड रख सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर सजेशन दिए। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हुई, इंडिया के अंदर जो पावरफुल लोग थे, जमींदार थे, उनका गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आने लगा और ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई और इस चीज की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। आगे कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ईयर 1951 में इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शंस होने थे और सीपीआई कहती है कि इस इलेक्शन में हम भी खड़े होंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग पावर में आएंगे। अब ये चीज सीपीआई जो हथियार उठाने की बात करती थी उससे थोड़ी हट के थी। तो सीपीआई के अंदर भी कई सारे ऐसे लीडर थे, चारू मजूमदार जैसे,
जो हमेशा से चाइना स्टाइल में हथियार उठा के लड़ाई करना चाहते थे, वो गुस्सा भी हो गए थे। इनफैक्ट चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो वहां से बैठे बैठे इंडिया की जो सीपीआई पार्टी थी, ये जो इलेक्शन लड़ने की अप्रोच रख रही थी, इसको क्रिटिसाइज करने लगी। लेकिन सीपीआई के जो मेन लीडर थे वो मानते नहीं है, वो इलेक्शन लड़ते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म का वादा किया था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो उसकी वजह से थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, तो इस चीज का उसको थोड़ा नुकसान होता है। और सीपीआई जो है, जो एकदम नई पार्टी थी, वो सेकंड हाईएस्ट सीट जीत के मेन ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है और फिर आगे चल के केरला के असेंबली इलेक्शन भी जीत जाती है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, तो कांग्रेस तुरंत इस पे एक्ट करती है और जमींदारी सिस्टम इंडिया के अंदर खत्म करने के लिए लॉज बनाने पे ध्यान देती है। स्टेट बाय स्टेट इन लॉज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया ताकि किसान नाराज ना हो और सीपीआई के साथ जुड़ने ना लगे, तो स्टेट बाय स्टेट इन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अब एक तरफ तो ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीपीआई जो इलेक्शन लड़ रही थी, इसकी वजह से सीपीआई के अंदर ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए थे, दो गुट बन गए थे और इसकी वजह से एक गुट ने सीपीआई से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो एक तरफ सीपीआई थी, दूसरी तरफ उससे अलग होकर सीपीआईएम बन गई और तीसरी तरफ चारू मजूमदार जो था, वो वेस्ट बंगाल के अंदर अंडरग्राउंड था, उसको इंडियन फोर्सेस ढूंढ रही थी। वो एकदम क्लियर था कि हमें हथियार उठा के चाइना की तरह, माओ जेडोंग की तरह ही इंडिया के अंदर पावर में आना है। और वो डेली बेसिस पे सीपीआई ये जो इलेक्शन लड़ती थी इसको क्रिटिसाइज करता था। वो साफ कहता था कि इंडियन सिस्टम के अंदर रह के कभी असली क्रांति नहीं आएगी, पावर बंदूक के दम पे ही मिलती है। चारू मजूमदार को 100% जो चाइना के अंदर माओइस्ट स्टाइल में आर्म्ड रेवोल्यूशन हुआ था, वही सेम चीज इंडिया में वो चाहता था। अब इसके बाद चारू मजूमदार क्या करता है, वो अंडरग्राउंड तो ऑलरेडी था ही था, वो डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करता है। 28 जनवरी 1965 से अगले 2 साल तक वो 8 डॉक्यूमेंट लिखता है। जब भी आप नक्सल के बारे में कहीं डिस्कशन करोगे तो इन 8 डॉक्यूमेंट की बात जरूर होती है। इसको कुछ लोग हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इंडिया का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। काफी फेमस डॉक्यूमेंट है ये, जब भी इंडिया के अंदर नक्सलवाद की बात होती है। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर चारू मजूमदार ने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस लिखे हैं कि कैसे हथियार उठा के पावर में आया जाएगा। इंडिया के अंदर ये जो पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट है ये फेल क्यों हो रहा है, इसके रीजन लिखे। सीपीआई ये जो इलेक्शन लड़ रही है इसको क्रिटिसाइज किया और चाइना के अंदर जो माओइस्ट ने हथियार उठा के पावर में आए ये लोग, उसको जस्टिफाई किया। ऊपर ऊपर की बात नहीं करी, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि कैसे शुरू में जो गरीब किसान है उनको छुरी, चाकू, डंडे और दाव जैसी जो देसी हथियार है उनका यूज करके जमींदारों, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारना है, फिर गांव पे कब्जा करना है और फिर सिटीज की तरफ बढ़ना। हर एक चीज इस 8 डॉक्यूमेंट के अंदर चारू मजूमदार ने स्टेप बाय स्टेप लिख दी थी। और इन 8 डॉक्यूमेंट को पूरा लिखने के बाद चारू मजूमदार ने अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क का यूज करके सीक्रेटली स्टूडेंट्स, किसान, ट्रेड यूनियन वर्कर्स, इन सब के पास पहुंचाने लगा। और जब ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा वायरल होने लगा तो सीपीआई से अलग हुई सीपीआईएम, ये चारू मजूमदार को क्रिटिसाइज कर देते हैं, यहां तक कि अपनी पार्टी से भी बैन कर देते हैं। अब इधर जब ये चारू मजूमदार के ये 8 डॉक्यूमेंट वायरल हो रहे थे तो सेम ईयर 1967 में वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पे सिलीगुड़ी एरिया के पास एक गांव था नक्सलबाड़ी। यहां मेनली संथल, ओराओन, मुंडा और राजबंसी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते थे और इनमें से करीब 40% लोग जमींदारों के यहाँ पे काम करते थे और जमींदार जो थे वो असली प्रॉफिट यहां से लेके जाते थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ये आपको अगर समझ में आ गया तो पूरे नक्सलवाद का इशू जो आपको समझ में आ जाए। तो ये जो पूरा नक्सलबाड़ी गांव था, इसके आउटर पे 3 पुलिस स्टेशन थे। एक नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन था, दूसरा खरीबारी और तीसरा फंसी देवा। और इस नक्सलबाड़ी गांव में एक बिमल किसान नाम का एक ट्राइबल फार्मर रहता था और इस फार्मर की जो जमीन थी इसके ऊपर ईश्वर टिर्के नाम का एक जमींदार था, उसने और उसके आदमियों ने कब्जा कर लिया था। ये कई बार पुलिस स्टेशन गया लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती है, तो इसने क्या किया था, कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया था और काफी टाइम से ये केस चल रहा था। अब होता क्या है कि 2 मार्च 1967 को वेस्ट बंगाल में सीपीआई इलेक्शन जीत के पावर में आ जाती है और कोइंसिडेंस भी आप देखिए कि सेम डे सुप्रीम कोर्ट ने बिमल किसान के फेवर में जजमेंट दे दिया और जो लैंड की ओनरशिप थी वो ऑफिशियली बिमल किसान जो था उसको मिल गई। अब केस जीतने के बाद बिमल किसान बहुत खुश, वो अपने खेत के अंदर खेती करने जाता है तो ईश्वर तिर्के और उसके जो लोग थे उसको पीट के वहां से भगा देते हैं। ये दोबारा से पुलिस स्टेशन पे जाता है लेकिन वहां पे भी इसकी कोई हेल्प नहीं होती है। अब इसी एरिया में सीपीआई का एक लोकल लीडर बहुत ही फेमस था, जंगाल संथल, और इसी एरिया के अंदर जो चारू मजूमदार जो अंडरग्राउंड थे, कानू सन्याल थे, वो भी इसी एरिया में एक्टिव थे। तो ये बिमल किसान इनके पास जाता है, अपनी सारी डिटेल्स बताता है और हेल्प मांगता है इनसे। अब सेम डे सीपीआई के जितने लोग थे ये क्या करते हैं, 150 सीपीआई मेंबर को इकट्ठा करते हैं और अपने साथ जो ट्राइबल किसान थे
उनको जोड़ते हैं, एक ग्रुप बना के सीपीआई का झंडा लेके और तीर और कमान लेके इस एरिया के जो जमींदार थे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और 300 मन धान यानी कि करीब 12 टन चावल जो था उसको लूट के ले आते हैं। और ये चीज यहीं रुकती नहीं है। इसके बाद 18 मार्च 1967 को फिर से ये जो सीपीआई के लीडर वगैरह थे ये किसानों के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर हम पुलिस को नहीं आने देंगे, पुलिस की एंट्री एकदम बैन होगी। ये एक चीज डिसाइड होती है। दूसरी चीज डिसाइड होती है कि इस पूरे एरिया के जो जमींदार हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा, उनको जान से मारा जाएगा और उनकी जमीनें छीनी जाएंगी। और जिन किसानों ने सीपीआई की तराई कृषक सभा, ये सीपीआई की एक विंग थी किसान की, इसमें 20 पैसा देके मेंबरशिप लेनी होती थी, तो जिन किसानों ने इसकी मेंबरशिप ले रखी होगी वो जमीन इनमें बांट दी जाएगी। अब इन सारी चीजों की वजह से डे बाय डे किसान जो थे उस एरिया के वो सीपीआई के साथ जुड़ने लगते हैं। और ये सारा प्लान बनने के बाद मार्च 1967 से मई 1967 यानी कि इन 3 महीनों में टोटल 100 हमले करते हैं ये लोग और कुल्हाड़ी, फरसे और दाव जैसे हथियारों से जमींदारों को मारते हैं और जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह थे उनको जला देते हैं। और जो पुलिस थी वो अगर कार्रवाई करने गांव के अंदर घुसती थी तो उसको घुसने नहीं देते थे। लेकिन 23 मई 1967 को क्या होता है कि एक इंस्पेक्टर था सोनम वांगड़ी, ये नक्सलवाड़ी गांव में घुस जाता। अब जब ये घुसता है तो जनगल संथाल और जो ट्राइबल ग्रुप थे वो तीर कमान यानी कि बो एंड एरो से इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी के ऊपर तीर चला देते हैं। 2 तीर लगते हैं और वही उनकी जान चली जाती है। अब जब ये इंसिडेंट होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत गुस्सा भर जाता है और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं। 23 तारीख को इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी के ऊपर तीर चलाया गया था और फिर इसके नेक्स्ट डे 24 और 25 मई को पुलिस जो थी वो ग्रुप बना के गांव में दोबारा से घुसती है और जब ये दोबारा से घुसते हैं तो पुलिस के ऊपर फिर से हमला होता है। लेकिन इस बार पुलिस फायरिंग स्टार्ट कर देती है और 11 गांव वालों की फायरिंग में जान चली जाती है, जिसमें से 9 औरतें और 2 बच्चे थे। अब जब ये होता है तो ये पूरा मामला जो है आसपास के जो ट्राइबल एरिया थे वहां भी फैलने लगता है। फांसी देवा, खारी बारी, ये जो ट्राइबल एरिया थे ये भी पुलिस के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं। हो ये इंडिया के अंदर रहा था लेकिन चाइना के अंदर भी बैक टू बैक आर्टिकल छपने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आती है और अगले 72 डेज के अंदर जो सीपीआई-एम की स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के बनी थी उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। 1500 पुलिस वाले जो थे उनको डिप्लॉय किया जाता है और 10 अगस्त को करीब 700 लोग जिनके ऊपर शक था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सेम टाइम पे जनगाल संथाल जो थे इनको भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन चारू मजूमदार जो था वो भाग के अंडरग्राउंड हो जाता है। अब जैसे तैसे करके इस पूरे मूवमेंट पे कंट्रोल तो ले लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये चीज वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी एरिया से निकल के बाकी स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहां फार्मर्स और ट्राइबल्स की कंडीशन सही नहीं थी वहां भी पहुंच जाती है। और क्योंकि ये इंसिडेंट नक्सलबाड़ी में जो कि एग्जैक्टली माओ जेडोंग ने जो चाइना में किया था उसकी कॉपी थी, तो नक्सलबाड़ी गांव से इसकी जो शुरुआत हुई थी तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती थी उसको नक्सलवाद बोला गया। और क्योंकि ये नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था तो इस तरीके की चीजें जहां भी होती थी उसको नक्सलवादी बोला गया। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल से निकल के जब बाकी स्टेट में भी गई तो इंडिया के अंदर इसका नाम नक्सलवाद ही पड़ गया और जो लोग ये करते थे उनको नक्सलवादी बोला जाने लगा। और भी नाम दिए गए इनको, कुछ लोग माओवादी भी कहते हैं चाइना से रिलेट करके। इस पूरे इंसिडेंट ने इतना ज्यादा केओस क्रिएट कर दिया था उस एरिया के अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट इसको जड़ से खत्म करना चाहती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके कुछ महीने बाद ही 28 नवंबर 1967 को वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा के अगले 1 साल तक नक्सलवाद से जिसका लिंक निकला उसको पकड़ के जेल में डालना चालू किया। लेकिन मेन जिनको इंडियन फोर्सेस ढूंढ रही थी, कानू सान्याल और चारू मजूमदार, ये पकड़ में नहीं आ रहे थे, ये अंडरग्राउंड थे। अब इसके बाद दिसंबर 1968 में कानू सान्याल अपने साथ कुछ लोगों को लेके सीक्रेटली नेपाल का रूट लेके चाइना चला जाता है और वहां पे पॉलिटिकल और मिलिट्री ट्रेनिंग लेता है। चाइना पहुंच के चाइना की रेड बुक, माओस ट्रेनिंग नोट्स की टैक्टिक्स सीखता है, पूरा गेम समझता है कि कैसे माओ जेडोंग की जो स्ट्रेटेजी थी चाइना में उसको यूज करके इंडिया में सेम चीज रिपीट करी जाए। तो इस ट्रिप के बारे में आपको इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, लेकिन चाइनीज सोर्सेज से इस ट्रिप के इनडायरेक्ट कनेक्शन मिले। एक स्पीच में भी कानू सान्याल ने इनडायरेक्टली इसके बारे में बताया था। अब इसके बाद कानू सान्याल जो था वो मिड जनवरी 1969 में वापस इंडिया के बॉर्डर में घुसता है और फिर चारू मजूमदार से जाके मिलता है और कानू सान्याल जो माउस पॉलिटिकल और मिलिट्री थ्योरी चाइना से सीख के आया था उससे चारू मजूमदार का जो आर्म्ड स्ट्रगल था उसमें जाके उसको ऐड कर देता है। एक प्रॉपर प्लान इन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया कि एक नेशनल लेवल की पार्टी बनानी होगी जो इलेक्शन वगैरह का चक्कर छोड़ के सिर्फ हथियार उठा के लड़ेगी। और फिर 22 अप्रैल 1969 को जिस दिन व्लादिमीर लेनिन की 100th बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन इन्होंने क्या किया कि इससे पहले एक टेम्परेरी प्लानिंग ग्रुप ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज AICCCR बनाया था। इसका नाम चेंज करके अल्ट्रा रेडिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI-ML बोला गया।
CPI-ML जहां पे आ जाए इसका मतलब वो इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इनके स्लोगन भी ऐसे थे, चाइनाज पाथ इज अवर पाथ, चाइनाज चेयरमैन इज अवर चेयरमैन। इसके साथ साथ इन्होंने नारे भी दिए कि जिनके हाथों में क्लास एनिमी का ब्लड नहीं लगा वो कम्युनिस्ट कहलाने के लायक नहीं है। तो यही सारी चीजें प्लान करके इसके एम वगैरह रखे गए और 17,000 से ज्यादा लोगों ने इस CPI-ML पार्टी को ज्वाइन कर लिया और बहुत ही कम टाइम के अंदर CPI-ML आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में जो पूरा नक्सलवाद था इसका एपी सेंटर बन गया। ये एक तरफ अपनी आर्म्ड स्ट्रगल जो थी वो कंटिन्यू रखते थे और इसके साथ साथ इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कहीं भी अगर प्रोटेस्ट वगैरह होते थे तो CPI-ML वाले पहुंच जाते थे। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी बीच में क्या होता है कि इंडियन फोर्सेस को इंटेल मिलता है कि कानू सान्याल गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के जंगल में छुप के पूरे एरिया के अंदर नक्सलवाद का कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो ये इंटेल मिलते ही आंध्र प्रदेश पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस तुरंत पहुंच के 1 अगस्त 1970 को कानू सान्याल को अरेस्ट कर लेती है। ये बहुत बड़ा झटका था CPI-ML के लिए, लेकिन चारू मजूमदार अभी भी अंडरग्राउंड था और नक्सलवाद फैला रहा था। अब यहां पे भी इंडियन फोर्सेस रुकती नहीं है। जुलाई 1971 से अगस्त 1971 तक ऑपरेशन स्टिपल चेज चलाया जाता है, जिसमें बल्क में करीब 20,000 नक्सलियों को पकड़ के जेल में डाला जाता है। और जो इतने लोग जेल में डाले गए, इन्हीं में से एक आदमी था जो इंटेरोगेशन के टाइम पे चारू मजूमदार, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम रखा गया था, जो पूरे नक्सल मूवमेंट को हेड कर रहा था, उसका एग्जैक्ट एड्रेस बता देते हैं कि चारू मजूमदार कोलकाता के एंटली एरिया के 113 बेलिया घाटा रोड पर छुपा है। और बिना टाइम वेस्ट किए 16 जुलाई 1972 को 1 बजे पुलिस ने इस एड्रेस पे रेड की और चारू मजूमदार को घेर के पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है और फिर 13 दिन बाद 28 जुलाई 1972 को कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के लाल बाजार सेंट्रल लॉकअप में चारू मजूमदार की डेथ हो जाती है। ऑफिशियली ये बताया गया कि चारू मजूमदार को पहले से ही टीबी था और कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से जान गई, लेकिन नक्सल्स ये बात मानते नहीं है। नक्सल्स का कहना था कि पुलिस ने इतना मारा कि जान चली गई। और कानू सान्याल जो जेल में बनता, वो भी कुछ टाइम बाद वो भी इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो भी फांसी लगा के अपनी जान ले लेता है। अब चारू मजूमदार के जाने से पूरा ये जो नक्सलिज्म का मूवमेंट चल रहा था ये एकदम वीक पड़ जाता है। और फिर ईयर 1973 से 1974 तक का ये जो टाइम था, इसमें मिलिट्री और CRPF ने ऑपरेशन थंडर वगैरह स्टार्ट किया, जिससे नक्सल्स के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। और सेम टाइम पे जो ट्राइबल किसान थे उनके लिए भी कई सारी चीजें की गई, जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह लॉन्च किए गए, ताकि ट्राइबल किसानों का जो सपोर्ट था नक्सलिज्म से वो भी कम हो और एक्चुअल में हुआ भी। और सेम टाइम पे जो ईयर 1975 में इमरजेंसी चल रही थी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ये लगा के बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल से जो बचे हुए नक्सलवादी थे उनको उठा के जेल में डाल दिया और जितने भी नक्सल ग्रुप थे उन पे बैन लगा दिया गया। और इन सारी चीजों का इंपैक्ट ये हुआ कि नक्सलवाद इंडिया के अंदर वीक पड़ गया और जो बचे कुचे नक्सलवादी थे वो अंडरग्राउंड हो गए। तो अब यहां तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन इसके 2 साल बाद डेट आती है 21 मार्च 1977। इस दिन इमरजेंसी हटती है और इसके 3 दिन बाद 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीत जाती है और मोरारजी देसाई जी जो थे वो देश के PM बनते हैं। अब मोरारजी देसाई जी ने पहले से ही वादा किया था कि जब वो पावर में आएंगे तो ये जो इमरजेंसी वगैरह में जो सिविल लिबर्टीज वगैरह हैं इसको रिस्टोर करेंगे और इमरजेंसी के टाइम पे जिनको MISA के अंडर पॉलिटिकल प्रिजनर बना रखा था उनको जेल से निकाल देंगे। तो इस चीज पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो नक्सलवादियों ने भी क्या किया, उन्होंने जेल से मोरारजी देसाई जी को लेटर लिखना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब हम हथियार नहीं उठाएंगे, हमें भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बना लीजिए और जेल से बाहर कर दीजिए। और ये चीज PM मोरारजी देसाई एक्सेप्ट कर लेते हैं और 3 मई 1977 को सारे स्टेट में जो नक्सल बंद थे उनसे रिटर्न अंडरटेकिंग ली गई कि आप आर्म स्ट्रगल वगैरह दोबारा से स्टार्ट नहीं करोगे। और उन्होंने वादा भी किया कि वो एकदम पीसफुल तरीके से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे जाके जुड़ जाएंगे। अब जब स्टेट बाय स्टेट सारे जो नक्सल्स थे उनको जब जेल से बाहर किया गया तो इसी टाइम पे एक बंदा और बाहर निकलता है जेल से, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, कोंडापल्ली सीतारामैया। अब कुछ नक्सल जो थे वो जेल से निकलने के बाद एक्चुअल उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, लेकिन कोंडापल्ली और उसके जो साथी थे वो एक्चुअल में वो जेल से जो निकल रहे थे वो एक स्ट्रैटेजी थी उनकी ताकि दोबारा से रीग्रुप कर सके। एक्चुअल में वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। और कोंडापल्ली और इसके साथ के जो लोग थे ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं और अंडरग्राउंड होके नक्सल ग्रुप जितने भी थे उनको एक्टिवेट करते हैं और रीग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। और अगले 3 साल तक जितने भी छोटे छोटे नक्सल ग्रुप थे, जैसे कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC, पार्टी यूनिटी, ऐसे करके 30 से 40 नक्सल ग्रुप जो थे उनको रीयूनाइट किया कोंडापल्ली ने और दिन रात मेहनत करके 30,000 लोगों को जोड़ लिया। ईयर 1980 आते आते कोंडापल्ली बहुत स्ट्रांग हो गया था, उसने अपना बेस बना लिया था और इसी ईयर में उसने नेशनल लेवल का एक नक्सल ग्रुप जिसका नाम उसने पीपल्स वॉर ग्रुप
PWG रखा, ये खड़ा कर दिया। तो कुल मिला के जितनी भी मेहनत हुई थी नक्सल को खत्म करने के लिए इंडिया के अंदर, वो घूम फिर के दोबारा से जीरो पे आ गई थी। नक्सल इंडिया के अंदर दोबारा से उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया था जो वो पहले था। अब देखिए, इससे पहले क्या था कि जो नक्सल वगैरह थे वो गांव वगैरह में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इमरजेंसी लगी, उन पे क्रैकडाउन हो रहे थे, तो उनको पकड़ना बहुत आसान था। तो इस बार जब कोंडापल्ली ने PWG बनाया तो उसने एक स्ट्रेटेजी में चेंज लेके आया। वो इस बार वो गांव से और जो डेंस फॉरेस्ट होते थे उनके अंदर जाके अपने बेस बनाने की तैयारी करी। तो ये किस तरीके के डेंस फॉरेस्ट के अंदर गए वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया था उसका 12% एरिया, यानी कि करीब 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया, ये एकदम डेंस फॉरेस्ट था जो मेनली इन स्टेट्स में था। और इन एरियाज में 5% ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी। और ये जो ट्राइब्स थी, इनके लिए इनका जंगल, इनकी जमीन, इनका पानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। यही इनकी पहचान थी और यही इनका कल्चर था। इनको मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिक्स, इससे कुछ लेना देना नहीं था। ये मेन स्ट्रीम नहीं थे, घने जंगलों में रहते थे। और अंग्रेजों के टाइम से इनके जो जंगल्स वगैरह थे वो काटे जा रहे थे। कई सारे ऑफिसर्स ने इनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह भी करना शुरू कर दिया था। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल नाम से एक स्पेशल सेक्शन ऑलरेडी बनाया गया था, जिसमें आर्टिकल 2441 के तहत ये था कि ट्राइबल्स की एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होगी, जिसमें 75% ट्राइबल्स ही होंगे और इनके एरिया के अंदर जो एक्चुअल फैसले होंगे, जो इनकी नीड्स होगी, वो यही ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है वही डील करेगी। ये जो ट्राइबल एरियाज थे ये इतने डेंस और रिमोट थे कि इनकी प्रॉपर मैपिंग तक नहीं हो पाती थी। ना रोड, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल्स, ना पुलिस सिस्टम। और ये जो रूल्स वगैरह गवर्नमेंट ने बना तो दिए थे, लेकिन ये ऑन पेपर थे। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ज्यादातर जो ट्राइबल्स थे जो इस एरिया में रहते थे, वो इस एरिया के जो जमींदार थे उनके खेतों में जाके खेती करके अपना पेट पालते थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। आए दिन जमींदारों और ट्राइबल्स के बीच में डिस्प्यूट होते थे, लेकिन ट्राइबल्स की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और सेम ईयर में, जिस ईयर में नक्सलों ने PWG बनाई, उसी टाइम पे एक और चीज करी गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी लेके आ गई, जिसमें यह था कि अब ट्राइबल जो जंगल में जाके लकड़ी, पत्ते, फ्रूट्स ले आते थे, उसके लिए भी फॉरेस्ट ऑफिसर से उनको परमिशन लेनी होगी। तो ये जो सारी सिचुएशन हुई, डेंस फॉरेस्ट और जो रूल्स आ गए गवर्नमेंट के, ट्राइबल जो थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो ना खुश भी हो रहे थे। कोंडापल्ली ने इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्ट समझा अपनी नक्सलवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोंडापल्ली की जो PWG थी, ये क्या करते हैं, गांव से ज्यादा अंदर जो डेंस फॉरेस्ट है, जहां ट्राइब्स रहते थे, इनके रीजन में जाके धीरे धीरे घुसना स्टार्ट किया और इनका ट्रस्ट जीतना स्टार्ट किया। कोंडापल्ली की जो PWG थी, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार के जितने डेंस एरिया थे, इनमें घुसना स्टार्ट करती है। और जब ये इन डेंस फॉरेस्ट में घुसे तो इन्होंने ट्राइबल्स का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत मेहनत भी करी। जैसे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने गोंडी लैंग्वेज भी सीखी और इन्होंने ट्राइबल्स के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम सुनी और इनको प्रोटेस्ट वगैरह करना भी सिखाया। तो PWG ने ये जो ट्राइबल्स को प्रोटेस्ट वगैरह सिखाया था, और जब एक्चुअल में ट्राइबल्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए तो उनको इसका फायदा भी मिला। जैसे शुरू में इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को केटल को जंगल के अंदर ले जाना, जंगल में लकड़ी लेके आना और छोटी मोटी हंटिंग के लिए भी अलाउ कर दिया। ईयर 1982 से ईयर 1990 तक PWG ने इन डेंस फॉरेस्ट में घुस के ट्राइबल का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, अपना बेस स्टैब्लिश किया। जैसे ये जो पूरी बेल्ट थी, नॉर्थ तेलंगाना, बस्तर, छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, साउथ ओडिशा, इस बेल्ट को आगे चल के रेड कॉरिडोर भी बोला गया। तो इसमें क्या था कि ट्राइबल्स जो थे वो फॉरेस्ट के अंदर से पेपर बनाने के लिए बैम्बू स्टिक्स और बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्ता इकट्ठा करके ठेकेदारों को कम पैसे में देते थे। 120 बम्बू स्टिक का 1 रुपए और तेंदुपत्ता के 100 बंडल के लिए 4 रुपए मिलते थे। तो PWG ने क्या किया, ट्राइबल्स का एक आदिवासी किसान मजदूर संगठन AKMS और इन्हीं ट्राइबल्स के साथ घुल मिलके प्रोटेस्ट करवाए। और ये सब करने के बाद ट्राइबल्स का फायदा भी हुआ। तेंदुपत्ता जो 4 रुपए का था उसकी जगह 25 रुपए उसके दाम हो गए, जिससे इन डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल्स थे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और साथ में उस टाइम पे एक और चीज थी कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे ये रिश्वत वगैरह भी लेते थे और कई केस ऐसे भी आते थे कि जो ट्राइबल्स फीमेल थी उनके साथ भी छेड़खानी करते थे। तो नक्सल्स ने क्या किया, ट्राइबल्स को अपने साथ लेके इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स पे हमला कर दिया। एक रेवेन्यू ऑफिसर था जिसने ट्राइबल लड़की के साथ छेड़खानी की थी, उसको पेड़ से बांध दिया और जितनी ट्राइबल फीमेल्स थी उनसे उसके मुंह पे स्पिट करवाया। ये इंसिडेंट बहुत फेमस हुआ ट्राइबल्स के बीच में और ट्राइबल जो थे वो नक्सल्स का एक्चुअल में सपोर्ट करने लगे। और जब ईयर 1990 तक नक्सल्स ने अपना बेस बना लिया, ट्राइबल्स का ट्रस्ट जीत लिया, ट्राइबल्स गवर्नमेंट से ज्यादा नक्सल्स का सपोर्ट करने लगे, तो धीरे धीरे करके नक्सल्स ने अपने हाथ खोलने चालू किए। ये डेंस फॉरेस्ट इतने रिमोट थे कि गवर्नमेंट सिस्टम जैसे पुलिस, कोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब कुछ होता ही नहीं था। तो नक्सलवादियों ने क्या किया, इन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला दी, अपने कोर्ट और लॉ सिस्टम बना दिए। लैंड या मैरिज का कोई डिस्प्यूट होता था तो जो ट्राइबल्स होते थे वो नक्सल्स के पास जाते थे। उस एरिया में कोई जॉब वगैरह थी नहीं तो जो यंग ट्राइबल्स थे उनको नक्सल अपने साथ जोड़ने लगे, उनको माओइस्ट लिटरेचर वगैरह पढ़ाने लगे। और इस एरिया के जो कॉन्ट्रैक्टर्स और बिजनेसमैन थे
उनसे नक्सल एक्सटॉर्शन मनी लेने लगे। और ये जो पूरी बेल्ट थी, ये जो पूरा एरिया था, इसको लोग कम्युनिज्म के लाल रंग से जोड़ के, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको रेड कॉरिडोर बोलने लगे। ईयर 1990 के बाद से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। और ये जो रेड कॉरिडोर बना दिया था नक्सलियों ने, जहाँ पे अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। और जैसे जैसे नक्सल्स का इस एरिया पे कंट्रोल बढ़ रहा था, धीरे धीरे करके ट्राइबल्स के लिए भी दिक्कतें स्टार्ट हुई। इस टाइम पे जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस, गांव पटवारी, पंचायत प्रधान, स्कूल टीचर्स और यहाँ तक कि इन्हीं ट्राइबल्स में से जो नक्सल के अगेंस्ट जाते थे, उनको नक्सल पुलिस इन्फॉर्मर बोल के गला रेत के मार देते थे। इस एरिया के अंदर आईएसपी से जिसका भी ट्रांसफर होता था, वो लेना ही नहीं चाहता था। यहाँ तक कि जो एमपी एमएलए थे, वो भी अपनी फैमिली को नक्सल एरिया से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देते थे। और धीरे धीरे करके जो ट्राइबल्स थे, वो पुलिस और नक्सल्स के बीच में फंसने लगे। अगर पुलिस वाले नक्सल पे कोई रेड करने में सक्सेसफुल हो जाते थे, तो नक्सल वहां के जो ट्राइबल्स थे, उनके ऊपर शक करने लगते थे कि इन्होंने कहीं इन्फॉर्म ना कर दिया हो। वहीं नक्सल अगर पुलिस या फोर्सेस पे हमला कर देते थे, किसी पुलिस स्टेशन पे हमला कर देते थे, तो पुलिस जो थी वो ट्राइबल्स पे शक करके जेल में डाल देती थी कि इन्होंने नक्सल को पहले से इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो नक्सल और पुलिस वालों के बीच में धीरे धीरे करके ट्राइबल्स भी फंसने लगे। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूजी के जो नक्सल्स थे, वो इंडिया के बाहर जितने भी इंडिया के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनसे भी हाथ मिलाने लगते हैं। जैसे सेम ईयर में जो नक्सल्स थे, वो श्रीलंका के लिट्टे से कांटेक्ट करते हैं और श्रीलंका जाके वहां पे गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग, आईडी बनाना, लैंड माइंस कैसे प्लांट करना, ये सारी चीजें सीखते हैं। लिट्टे ने पीडब्ल्यूजी के नक्सल्स को 50 से 60 AK-47 भी दी थी। और इसी टाइम पे असम के उल्फा ग्रुप से भी जाके कोऑर्डिनेशन करने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ से ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज और एक आर्मी की तरह काम करने लगे थे। और जब ये लोग ट्रेनिंग वगैरह लेके एक्सपर्ट बन गए, तो आईईडी ब्लास्ट करके पुलिस ऑफिसर जो उस एरिया से निकलते थे, उनके ऊपर यूज करने लगे। और गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शन लेती थी, तो फॉरेस्ट इतने ज्यादा घने थे कि इनको पकड़ ही नहीं पाती थी। ट्राइबल्स का भी सपोर्ट रहता था। ये लोग लेयर सिस्टम में रहते थे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और एकदम आउटर लेयर जो रहती थी, उसमें जो ट्राइबल्स थे, वो गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती थी तो उससे 1 घंटे पहले ही इनको इन्फॉर्म कर देते थे, तो ये उस एरिया से भाग जाते थे। इसके साथ साथ जो इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उनमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था। तो एक स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती थी, तो ये दूसरे स्टेट में भाग के छुप जाते थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन ये इशू बहुत बड़ा बनता जा रहा था। इंडिया के अंदर ही इस पूरे रेड कॉरिडोर से इंडिया का कंट्रोल धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा था। बाहर के जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन थी, कंट्रीज थी जो इंडिया के अगेंस्ट में थी, वो सब इन नक्सलियों को हेल्प कर रही थी। अब देखिए, इसके बाद जब ईयर 1991 शुरू होता है, तो 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अभी तक जितनी भी नक्सल एक्टिविटीज हो रही थी, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत बड़ा बन जाता है। अब देखिए, ईयर 1991 की जो स्टार्टिंग थी, इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत क्राइसिस थी। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए इंडिया ने जो इंडिया और इंडिया के बाहर की जो प्राइवेट कंपनी थी, उनके लिए भी अपना मार्केट खोला। तो जब ये मार्केट खोला, तो ये जो ट्राइब एरिया थे, फॉरेस्ट थे, इनके जो प्रोडक्ट्स थे, मिनरल्स थे, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी और वो सब इन्हीं ट्राइबल एरियाज में मिलते थे। इस टाइम पे इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का 85% हिस्सा इन्हीं ट्राइबल स्टेट से आता था और इन्हीं एरिया में नक्सल्स ने अपना कब्जा कर रखा था। और जब ये प्राइवेट कंपनीज ट्राइबल एरिया में घुस रही थी, तो जो ट्राइबल्स थे, वो इससे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। तो जो नंबर्स थे नक्सल्स के, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। ट्राइबल जो थे और गवर्नमेंट जो थी, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होने लगे थे, जिसका सारा एडवांटेज नक्सल्स को मिला। तो नक्सल्स ने अपनी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज कर दी थी और इसी टाइम पे गवर्नमेंट ने कोंडापल्ली को भी पकड़ लिया था और उसको जेल में डाल दिया था। और क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन ट्राइबल एरियाज में बहुत ज्यादा घुसने लगी थी, जिससे ट्राइबल्स जो थे वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे, तो इस चीज को सही करने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। गवर्नमेंट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 लेके आती है, जिसमें यह था कि जो प्राइवेट कंपनीज इन ट्राइबल एरिया में जा रही हैं, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके जाती हैं या कोई भी माइनिंग वगैरह करती हैं, तो ट्राइबल की जो ग्राम सभा है, वो ये सारी चीजें चेक करेगी और उनको परमिशन देगी, तभी ये प्राइवेट कंपनीज ट्राइबल एरिया में जाके माइनिंग वगैरह कर सकती हैं। अब ऑन पेपर तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन करप्शन इतना ज्यादा था कि ये प्राइवेट कंपनीज घुसती हैं ट्राइबल एरियाज में, बिना कोई रूल फॉलो करे माइनिंग वगैरह सब करने लगती हैं। ट्राइबल से परमिशन लेना तो बहुत दूर की बात, उनको लीज के पेपर तक देखने को नहीं मिलते थे। और ये जो प्राइवेट कंपनीज के जो ओनर थे, ये जो सारी चीजें कर रहे थे, इनके खिलाफ कई सारे ट्राइबल एनजीओ थे, वो कोर्ट में जाके केस कर देते हैं। कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल्ड एरिया लैंड ट्रांसफर रेगुलेशन एंड द स्टेट्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से प्राइवेट कंपनीज जो हैं इस पूरे ट्राइबल एरिया में नहीं घुस सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया, इससे बहुत भारी नुकसान होने लगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करती है कि जो वर्डिक्ट है इसको आप अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, इस चीज से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने एक जुगाड़ निकाला और इन्होंने क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस थी
उसे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को भिजवा दिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल था, इसमें ट्राई किया गया कि उसकी लैंग्वेज को इस तरीके से अमेंड किया जाए ताकि ट्राइबल एरिया में प्राइवेट कंपनीज भी घुस सकें। लेकिन दिक्कत यह होती है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था ये लीक हो जाता है और ट्राइबल्स इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगते हैं। और जब ये चीज भी फेल हो जाती है तो उसके बाद भी गवर्नमेंट मानती नहीं है। गवर्नमेंट PSU कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसके 51% शेयर्स प्राइवेट कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्री को सेल कर देती है। इससे हुआ यह कि इनडायरेक्टली ट्राइबल एरिया के अंदर जो प्राइवेट कंपनी थी उसको गवर्नमेंट के थ्रू इनडायरेक्ट एक्सेस मिल गया। नक्सलवाद जो था वो पहले भी बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन जब से प्राइवेट कंपनीज ट्राइबल एरिया में घुसी उसके बाद से ट्राइबल्स ने नक्सल्स का जम के सपोर्ट किया और नक्सल इंडिया के अंदर अपने पीक की तरफ बढ़ने लगा। बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होने लगे और इसका नुकसान सिर्फ जान का ही नहीं था, गवर्नमेंट का ही नहीं था, जो आसपास की जो प्राइवेट कंपनीज थी, जो लोगों की जॉब्स थी, उन पे भी इंपैक्ट पड़ रहा था। वेस्ट बंगाल के अंदर नैनो कार प्लांट के लिए टाटा ने लैंड एक्वायर किया था, लेकिन नक्सल्स ने ट्राइबल्स के साथ मिलकर इतना उधम मचाया, इतने प्रोटेस्ट किए कि टाटा को अपना प्लांट गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा, जिससे बंगाल के अंदर 2000 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब गई। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ। साउथ कोरिया की पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो ओडिशा के अंदर अपना प्लांट लगाने आई थी। ये इंडिया की हिस्ट्री का 2nd हाईएस्ट FDI इन्वेस्टमेंट था, $12 बिलियन का। नक्सल्स ने इतना कोहराम मचाया, इतने हमले किए इस एरिया में, कंपनी डर के मारी चली गई इंडिया के अंदर से और बहुत नुकसान हुआ इंडिया को। मॉनिटरी नुकसान तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ इस पूरे एरिया में जो रेड कॉरिडोर था, MP, MLA, IAS, PCF, इन सब के ऊपर ये लोग डेली बेसिस पे हमला करने लगे थे। 1 अक्टूबर 2003 को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू तिरुपति से तिरुमाला जा रहे थे। नक्सल्स ने इनके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया और रास्ते में 17 IED बम लगा दिए। कार वहां पे पहुंची और फटा तो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जो थे उनकी कार हवा में उड़ गई, उनकी कॉलर बोन में फ्रैक्चर हुआ लेकिन जान बच गई। और जो एडवांस मिलिट्री ग्रेड क्लेमोर माइन ये लोग यूज कर रहे थे अटैक के लिए, वो जो लोकल इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके पास तक नहीं थी, लेकिन नक्सल्स के पास थी। इस इंसिडेंट के बाद क्रैकडाउन बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट हो गया था। तो नक्सल्स ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे नक्सल ग्रुप थे उन सबको मिला के एक ग्रुप बना लिया CPI माओइस्ट नाम से। ये एक यूनाइटेड सारे नक्सल्स ग्रुप को बना के बैक टू बैक हमला करने लगे, बहुत तेजी से हमले करने लगे। हाल ये हो गया था कि इंडियन गवर्नमेंट के पैरेलल में ये जो नक्सल थे अपनी गवर्नमेंट चलाने लगे, यानी कि CPI माओइस्ट वाले अपनी गवर्नमेंट चलाने लगे। अब इसके बाद अगले जो 5 साल थे, यानी कि 2005 से 2010 का जो टाइम था, इस टाइम पे नक्सल अपने पीक पे पहुंच चुका था। इंडिया में जिसको ये रेड कॉरिडोर बोल रहे थे, 10 स्टेट के अंदर 180 से ज्यादा स्ट्रिक्ट्स पे नक्सल्स का कंट्रोल था। ये छोटा नंबर नहीं था। एज पर ACLED डेटा 92,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कि इंडिया की 40% लैंड पे नक्सल एक अलग फ्लैग और एक अलग गवर्नमेंट चला रहे थे। ये जो इस एरिया के अंदर ये जो अपनी गवर्नमेंट चलाते थे, इसको ये जनता सरकार बोलते थे। और ये ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे, नक्सलवादियों ने प्रॉपर 8 अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए थे, आर्मी की यूनिट्स बना दी थी, फार्मर्स के लिए सीड्स और ग्रेन बैंक बना दिए थे। नक्सल ये जो पूरा रेड कॉरिडोर बोलते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे थे, मेडिकल यूनिट, मूवेबल स्कूल्स, सब कुछ चल रहा था और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी। इस पूरे एरिया में प्रॉपर इन्होंने एक्सटॉर्शन के रेट कार्ड बना रखे थे। माइनिंग कंपनीज, रोड कॉन्ट्रैक्टर, तेंदू कॉन्ट्रैक्टर, शॉपकीपर्स, पेट्रोल पंप्स, इन सब के ओनर जो थे वो जितना भी प्रॉफिट बनाते थे उन सब के परसेंटेज पहले से ही फिक्स रहते थे, उनको नक्सल को देने होते थे। और जो इस एरिया के इंपॉर्टेंट लोग थे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पैसा देते थे नक्सल को, वरना उनको जान से मार देते थे या उनकी फैमिली के लोगों को किडनैप कर लेते थे। इसके साथ साथ इस एरिया में इन्होंने चरस और अफीम का भी बिजनेस किया, काफी स्मगलिंग करी। अब 2010 तक तो ये पीक में रहे, लेकिन 2010 के बाद धीरे धीरे ये लोग वीक पड़ने लगे और उसका सबसे पहला रीजन था इनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट। ये जितने नक्सल ग्रुप्स थे इनमें रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से एक अनसेड कम्युनिकेशन में इनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट सा चल रहा था। हो ये रहा था कि मोस्टली नक्सल ग्रुप्स जो थे उनके जो टॉप लीडर्स बनते थे वो आंध्र प्रदेश से बनते थे और जो डेंजरस काम होते थे, एनकाउंटर और हथियार उठा के इंडियन फॉरेस्ट में इंडियन गवर्नमेंट के आगे खड़ा होना, ये सारे काम ये पिछड़ी जातियों को देते थे। दूसरा, नक्सल ग्रुप के जो टॉप लीडर थे ये नक्सल के पैसे से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बना रहे थे। लड़ाई ये गरीबों की कर रहे थे लेकिन खुद पैसा बना रहे थे। एक्चुअल में जो नक्सलवादी थे, ट्राइबल्स थे, इनको आगे लड़ने के लिए रख रहे थे, लेकिन जो टॉप लीडरशिप थी उनका नक्सल के पैसे को यूज करके अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के इल्जाम लग रहे थे। जैसे नक्सल लीडर संदीप यादव ने अपने सन इन लॉ को पैसे राउट किए दिल्ली में और एक लग्जरी फ्लैट खरीदवाया, ये बात भी आउट हो गई। ऐसे ही एक नक्सल लीडर प्रद्युम्न शर्मा ने खुद इंडियन एजुकेशन का बॉयकॉट किया, लेकिन अपनी नीस का एडमिशन 22 लाख देके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। वो इंसिडेंट भी सामने आ गया। और इन सब का जो मेन लीडर था कोंडापल्ली, उसकी खुद की बेटी और दामाद
एम्स में डॉक्टर थे। तो ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसको लेके इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी चल ही रहा था और जो ट्राइबल्स थे उनका सपोर्ट भी कम होने लगा था कि हमको आगे मरने के लिए छोड़ रहे हैं और खुद ही ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। तो एक तरफ धीरे धीरे करके जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे ये बढ़ने लगे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो थी उसने जो क्रैकडाउन करती थी पहले, उसका भी स्टाइल चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि नक्सल्स को पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन इस बार सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी, इन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी का यूज करके इनके ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट किया, जिससे नक्सल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नक्सल्स के ऑपरेशंस में हेलीकॉप्टर भी यूज होने लगे। इसके साथ साथ नक्सल्स रहते तो फॉरेस्ट के अंदर थे, लेकिन सिटीज के अंदर जो अर्बन एरियाज थे वहां पे भी इन्होंने टीचर्स, लॉयर्स, जो प्रोफेसर वगैरह रहते थे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके शेल्टर वगैरह ये सारी चीजें भी प्लान की थी। तो एनआईए ने नक्सल जो सिटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन करते थे, शेल्टर लेते थे, इनके जब ईमेल और लैपटॉप ट्रैक करे तो उसमें पता चला कि नक्सल जो है वो सिटीज के अंदर भी अपना बेस बना रहे हैं। अर्बन सिटीज की जो प्रॉब्लम थी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट इश्यूज, रिलीजन इशू, इसके ऊपर में भी घुसने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग बना रखी थी। अर्बन पर्सपेक्टिव, आवर वर्क इन अर्बन एरियाज, इस नाम से एक डॉक्यूमेंट तक रिलीज कर रखा था और उस पर काम कर रहे थे। ये सिटीज में जितने भी लॉयर्स, एनजीओज, शेल्टर्स, आर्म्स और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करने के लिए जितने भी इंटेलेक्चुअल, लॉयर्स, प्रोफेसर थे, इनको फंड ट्रांसफर कर करके इनको अपनी तरफ कर रहे थे। जो नक्सल के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट के केस डाल के लॉयर्स का यूज करके उनको सपोर्ट देते थे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का भी यूज करने लगे थे। ये जो पूरा अर्बन सिटीज के अंदर नक्सल घुस रहे थे, जो बढ़ रहे थे, 3 साल के अंदर 2013 में कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया, इसकी कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जिसमें एक एक डिटेल कांग्रेस गवर्नमेंट ने समझाई है कि नक्सल किस तरीके से फॉरेस्ट से निकल के अर्बन सिटीज में नक्सलिज्म को फैलाना चाह रहे हैं। और यहीं से आगे चल के आपने कई बार नाम सुना होगा अर्बन नक्सल, तो वो यहीं से निकल के बनता है। और इसी टाइम से जो अर्बन नक्सल वर्ड है ये बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। जो प्रोफेसर, टीचर जो इनके साथ मिले हुए थे उनको लोग टारगेट करने लगे कि अर्बन नक्सल का पार्ट है। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे सबसे बड़ा नुकसान जो नक्सलवादियों का तब हुआ जब 74 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो नक्सल्स की थी उनको बैन कर दिया गया। इससे इनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था वो खत्म हो गया। ऊपर से 500 और 1000 के जो नोट थे वो भी बैन हो गए। तो ये जो एक्सटॉर्शन करते थे, जो पूरा रैकेट चलाते थे, ये कैश में डील करते थे। तो इनकी जो पेमेंट थी और इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो भी कोलैप्स होने लगा। और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सरेंडर पॉलिसी भी डाली, जिसमें बहुत सारे नक्सलियों ने सरेंडर करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे पता चला कि जो आदमी लोग लड़ते थे, जिनको आगे हथियार उठाने के लिए रखते थे, उनकी ये नसबंदी कर देते थे। इनफैक्ट फीमेल जो होती थी उनको प्रेग्नेंट होना अलाउड नहीं था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये जो ट्राइबल एरियाज थे यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चालू किया। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज बनाई गई। जो ट्राइबल यूथ था उनको जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में यूज करके मेन स्ट्रीम किया गया। अब ये मल्टीपल फ्रंट पे जब गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया तो जो नक्सलवाद पहले 180 डिस्ट्रिक्ट में था वो उससे घट के 18 डिस्ट्रिक्ट में रह गया। ये स्क्रीन पे आप ईयर वाइज देख सकते हो। और अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2026 तक इंडिया से नक्सलवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो 18 डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी नहीं बचेंगी। तो अब यहां से 2026 में देखना है कि अमित शाह अपना वादा पूरा कर पाते हैं कि नहीं।